प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री रंजय त्रिपाठी जी। रंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जो दर्शक हमारे रंजय जी को जानते हैं, ऑफ कोर्स उन्हें पता है कि रंजय जी जो है एक टेक्निकल एंटरप्रेन्योर हैं, एक बिजनेसमैन है और टेक्निकल फील्ड में बड़ी अच्छी इनकी समझ है। आईटी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट के साथ काम करते हैं और यह सिर्फ एक परिचय नहीं है। आप फेसबुक पर अपने लेखन के लिए काफी प्रसिद्ध हैं, हजारों की फॉलोइंग है और कई सारे विषयों पर, कम्युनिस्टों पर और टेक्निकल जो भी जितनी आसपास घटनाएं होती रहती हैं उस पर ये लगातार लिखते आए हैं, बहुत ज्यादा पढ़े जाते हैं। तो पिछला वीडियो जो रंजन भाई ने किया था, विषय जो था वह था एयर इंडिया की जो फ्लाइट क्रैश हुई अहमदाबाद में। अभी उस पर जो दोबारा से बातचीत हो रही है कि आखिर कारण क्या था इतने भीषण हादसे के लिए। तो बोइंग के, जो बोइंग कंपनी है जिसका ये ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट है, तो उसके मालिक जो है, या उसके सॉरी उसके प्रवक्ता आते हैं आपके राजदीप सरदेसाई, टिपिकल वही थर्ड रेट इंसान। तो उनके चैनल पर आते हैं और वहां से यह नैरेटिव भेजने की कोशिश की जाती है कि ये पायलट एरर था, ह्यूमन एरर था, कि गलती से दूसरा इंजन बंद कर दिया। पहला फेल हुआ तो गलती से दूसरा इंजन बंद कर दिया। रंजय भाई, इस घृणित बयान को कैसे देखा जाए और आपकी जानकारी में क्या है, जरा हमसे साझा करें। यह हुआ क्या, वहां पर गलती किसकी थी? जी, जो भी बोइंग के सीईओ को ला करके जो भी नैरेटिव ये दलालों ने चालू किया है, उस नैरेटिव को तोड़ना और हमारा एज ए जिम्मेदार भारत का नागरिक हमारा हमारा जो है वो जिम्मेदारी बनती है। देखिए क्या होता है कि तमाम सोर्सेज आते हैं, तमाम रिपोर्ट्स आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, उनको करना चाहिए। और हमारे देश में एक्सपर्ट्स बहुत हैं, उन एक्सपर्ट्स की बहुत अच्छी नॉलेज है। ऐसे ही एक एक्सपर्ट्स हैं श्री सृजन पाल सिंह जी। वो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उनके उनके साथ उन्होंने बहुत लंबा जीवन गुजारा है और उनके तमाम प्रोग्राम्स जो साइंटिफिक प्रोग्राम्स हैं उन सब में वो रहे हैं, तो वो बहुत चीजें फॉलो करते रहे हैं। प्लस साथ में अभी वेस्टर्न जो है एयरलाइंस है, उनके बहुत सारे पायलट्स हैं, उन लोगों ने इसको बहुत माइन्यूटली डिक्लेयर स्टडी किया है। तो मैंने इन सारे एक्सपर्ट्स की चीजों को पढ़ करके जो है कंपाइल किया और मैंने देखा कि ये पहले जो 2-3 दिन जो नैरेटिव बेचने की कोशिश हुई कि ये फ्लाइट जो है वो ह्यूमन एरर है, एक इंजन चालू हुआ तो दूसरा इंजन उसने बंद कर दिया, वो फ्लैप बंद करना भूल गया, मतलब एन नंबर ऑफ जो चीजें दिखानी चालू हो गई, जो कि एक्चुअली में फैक्चुअली जो कि अब रिजेक्ट किया जा रहा है। अब उसमें उदाहरण के तौर पे एक फ्लाइट 25 जनवरी 2025 को नाइजीरिया के लागोस से चली, यूनाइटेड एयरलाइंस अमेरिका की एयरलाइंस से उसकी ये फ्लाइट थी, और सेम बोइंग 787 जो AI-171 जो एयरक्राफ्ट यूज किया रहा था, वही एयरक्राफ्ट वो भी था। ये फ्लाइट टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के 93 मिनट तक हवा में उड़ता रहा। हवा में उड़ने के बाद में जब 93rd मिनट 3 मिनट के बाद में अचानक से बहुत तेज से बूम की आवाज आई और लाइट जो है वो प्लेन की वो सब फ्लक्चुएट की, और इसके साथ ही प्लेन बड़ी तेजी से ग्राउंड होने लग गया, बड़ी तेजी से नीचे गिरना चालू कर दिया। और जब वो नीचे गिर रहा था तो इतनी तेजी से नीचे गिर रहा था कि जो रिपोर्ट आया कि जो उस समय खाना वगैरह सर्व किया गया था वो भी चीजें उड़ गई ऊपर, और जो लोग सीट बेल्ट नहीं बांधे थे काफी गिरने भी लग गए, तमाम चीजें उसमें होने लग गई। तो उसी जब ये प्लेन उस समय ऑटो पायलट पे था, जैसे ही ये चालू हुआ तुरंत पायलट ने जो है वो सिचुएशन को संभालने की कोशिश की और एटीसी लागोस को उन्होंने उन्होंने ट्रांसमिट किया कि वही सेम मैसेज जो हमारे AI-171 के पायलट्स ने किया था कि नो इंजन पावर, नो थर्स्ट का एक उन्होंने मैसेज डाला, और मैसेज डालने के बाद में प्लेन को तत्काल जो है वो ऑटो पायलट से हटाया। ऑटो पायलट से हटाने के बाद में देयर मस्ट बी लॉट ऑफ ट्रेनिंग कि इस पे कैसे हैंडल किया जाए, क्या किया जाए। उस प्लेन को रैमजेट पे लाया गया, जो कि क्या होता है कि एक प्लेन में जो ये बोइंग का जो प्लेन है, इसके आगे एक छोटा सा जो एक टरबाइन दिया गया है कि अगर जो टरबाइन माने एयर को भी वो भी डिस्प्लेसमेंट करने के काम आएगा। उन्होंने उस रैमजेट टरबाइन को भी जो है वो एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद में उस प्लेन को
लेकर के आए वापस लागोस। इतना सब कुछ करने में, और प्लेन जब 38,000 फीट पे उड़ रहा था, 38,000 फीट से जब प्लेन 9,000 फीट तक नीचे गिर चुका था, वहां तक इन लोगों को, पायलट्स को लगा ये संभालने में कि हुआ क्या है। मतलब समझ रहे, 38,000 फीट से 9,000 फीट तक, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली जब प्लेन 29,000 फीट पे आ गया, तब तक उस प्लेन का फ्री फॉल था, ग्रेविटी, मतलब कोई पायलट के हाथ में कुछ नहीं था, दे कुड नॉट कंट्रोल एनीथिंग। फिर उन्होंने रैमजेट को ऑन किया, रैमजेट डिप्लॉय किया, और उसके बाद में जो भी उनकी ट्रेनिंग रही होगी तमाम चीजों को करने के लिए, और उस तरह से प्लेन को कंट्रोल किया। उसके सारे ऑटो डिसेबल किए और उसको मैनुअल पे ले आए, और मैनुअल पे लेने के बाद में वो प्लेन को वापस लागोस एयरपोर्ट पे उन्होंने लैंड किया, और उनको 23 मिनट का 23 मिनट का समय मिल गया था चीजों को संभालने के लिए, तो वो प्लेन संभल गया। अब जब आते हैं वापस AI-171 पे, जब AI-171 पे आ गया है, तो जो पायलट का जो मैसेज था, नो थ्रस्ट नो पावर, मेडे मेडे। अब वो मेडे पायलट्स ने इसलिए दिया क्योंकि जब, अब जो तमाम एक्सपर्ट्स उन्होंने देखा है कि जब प्लेन ऊपर गया है, प्लेन इवन जस्ट एट 640 ऑड फीट्स पे भी पायलट्स ने रैमजेट को ऑन किया, मतलब कि पायलट्स को पता लग गया था कि ऑटो जो इंजन है दोनों फेल हो चुके हैं, लैंडिंग गियर जाम हो चुका है, और फ्लैप्स जाम हो चुके हैं, या फ्लैप्स मेल फंक्शनिंग करके ऊपर नीचे आधे आधे कहीं हो गए, क्योंकि लैंडिंग गियर और ये सारी चीजें इंजन से जुड़े होते हैं, और इंजन ऑपरेट होता है एक इलेक्ट्रिकल उनके बॉक्स से। तो पूरी इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेलियर होने के बाद इन्होंने रैमजेट को नहीं, लेकिन प्लेन की हाइट ही नहीं थी, पायलट के पास कोई समय ही नहीं था कि इस प्लेन को कहीं पे ले, अगर यही हादसा 8-10 हजार 15,000 फीट ऊपर जा चुके होते और कुछ आता, तो देयर वाज चांस कि वो प्लेन को संभाल लेते, और संभाल के वो वापिस अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे उसको उतार सकते थे। लेकिन पूरी पूरे दोनों केस का एनालॉजी, और जो वो जो 25 जनवरी को लागोस का जो इंसिडेंट था, उस इंसिडेंट को जो है ब्रिटिश मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, ज्यादा हल्का फुल्का किया, देयर इज सम टेक्निकल स्नैग, और वापिस आ गया। और जो इंटरनल रिपोर्ट में कुछ खाली इतनी बाहर आई कि प्लेन मिड जो है इसका, ये क्या नाम है, इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ, और जिसकी वजह से जो है ये जो है फ्लाइट मिड एयर जो है ये हुआ, और उसके बाद में वो फ्लाइट जो है वो नीचे मतलब उसके इंजन फेलियर डिस्टरबेंस हुआ। उसके बाद में अभी लेटेस्ट कल की भी ये घटना है, कल जो है सेम यही जहाज बोइंग 787 जो कि ब्रिटिश एयरलाइंस में है, ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट है, वो कल चली चेन्नई के लिए, और चेन्नई से चली है, जब मिडवे ऊपर जाकर के वो टेक्निकल स्नैग हुआ, और उन्होंने बोला कि वी वांट टू रिटर्न बैक हीथ्रो, क्योंकि प्लेन में बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, और टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए हैं, जब वापस आए हैं तो इश्यूज सिमिलर, कि जो फ्लैप्स हैं जैम, फ्लैश जैम से चालू हुआ है, प्लस और भी चीजें रिपोर्टिंग क्या है, ये वेस्टर्न वेस्टर्न भाई भाई टाइप का जो है, उन्होंने हल्की फुल्की रिपोर्ट आ रही है कि फ्लैप जैम हो गए थे, और फ्लैप अंदर नहीं जा रहे थे, इसका मतलब कि फ्लाइट जो है इस समय भी ज्यादा हाइट पे नहीं थी, क्योंकि जो लोग प्लेन में जाते हैं उनको पता होता है कि जब आप बैठे रहते हैं तो आपने आवाज सुनी होगी संदीप जी, आप हम लोग जाते हैं कि जब प्लेन एक हाइट पे जाता है, घम की आवाज आती है, इसका मतलब कि जो लैंडिंग गियर और नोज गियर है वो अंदर गए, और वो अंदर जाने के 2-3 मिनट के बाद प्लेन जब मेरे ख्याल से लगता है 8-10 हजार फीट ऊपर जा चुका होता है, तब पायलट्स कुछ उसके थोड़े पहले कुछ फ्लैप को बंद करते हैं, फिर बचे हुए हाफ फ्लैप को फिर बंद करते हैं, तब जाकर के उनको फुल एयर में उनको जो एयर डेंसिटी भी दी, और वहां पे जाकर के प्लेन को ग्लाइड करने के लिए, फ्लाइट करने के लिए अच्छा वो मिलता है। तो ये भी फ्लाइट, अगर इनको फ्लैप में डिस्टर्बेंस आई, जो अभी रिपोर्टेड नहीं है, बट मुझे लगता है कि फ्लाइट वाज बिलो 8,000 फीट और समथिंग, जब उनको टेक्निकल स्नैग हो गया और पायलट्स को ये समय मिल गया कि इसको घुमा करके आप वापस हिथ्रो एयरपोर्ट पे इसको उतार सकें। तो ये जो चल रहा है, और ये तो जो लागोस वाली रिपोर्ट थी, ये अपने सृजन पाल सिंह जी ने इसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके दिया है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे ही एक वेस्टर्न
कंट्री के एक कैप्टन है जो जिनका ह्यूज एक्सपीरियंस है, थाउजेंड्स ऑफ आवर्स उन्होंने जो है फ्लाइट की हुई है, और अब वो बड़े आराम से फ्लाइट्स को एनालाइज करते हैं। ही इज वेरी ओल्ड मैन ऑल्सो। तो पहले के 2-3 दिन उन्होंने भी वही थ्योरी देने की कोशिश की जो थ्योरी राजदीप बिठा करके बोइंग से कहलवा रहा था कि इट इज ए ह्यूमन एरर, या ये एरर या पायलट एरर हो सकता है वगैरह। उन्होंने भी वो सारी थ्योरी दी कि शायद पायलट ने जो है वो लैंडिंग गियर की जगह पे वो फ्लैप वाला बटन दबा दिया, और एक इंजन फेल हुआ तो उस इंजन को बंद करने की जगह पे उसने रियल इंजन से बंद कर दिया, और वो बंद करने के बाद में दोनों इंजन, मतलब लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज वो भी दे रहा था 2 दिन पहले। लेकिन कल से कैप्टन क्लाइव जो है, कैप्टन स्टीव जो है, उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी बदल दी है। उन्होंने कई बार वीडियोस का एनालाइज किया, सब कुछ एनालाइज किया, रिकॉर्ड्स देखे, रिकॉर्ड देखने के बाद में उन्होंने ये अपनी यही निकाला है कि भाई ये जो फ्लाइट है, इस फ्लाइट में सिंपली हमें दिख रहा है कि जब वो रैमजेट जो उन्होंने ऑन कर दिया है, वो रैमजेट ऑन करने की जब उनके पास तस्वीर आई है और जब वीडियो उन्होंने देखा है, तब उन्होंने पूरी थ्योरी बदल दी कि भाई ये दोनों इंजन जो है वो फ्लाइट जब टेक ऑफ करके 400-500 फीट पे ऊपर पड़ी है, उसी समय पे दोनों इंजन फेल हो गए। एंड ये रैमजेट को उन्होंने एक्टिवेट किया जिससे कि कुछ तो वो कर सकें, बट द पायलट्स वर सिंपली हैड नो टाइम, दे हैड नो एलिवेशन, नो टाइम। अगर एलिवेशन होगा, टाइम होता, तो ये हमारे पायलट्स इतने एक्सपीरियंस थे कि ये भी प्लेन को बचा ले जाते। जी संदीप जी। जी, जी। तो ये जिस प्रकार की थ्योरी गढ़ी जा रही है और उसमें बड़ी तेजी से कंक्लूजन पर जो है जंप किया गया है कि ये ह्यूमन एरर था, क्योंकि एक इंडियन पायलट उड़ा रहा था तो बड़ी आसानी से कह दो कि ह्यूमन एरर था, ठीक है, क्योंकि एक ये भी धारणा है ना, और इस चीज को हमेशा ये लोग दिल्ली मीडिया और ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं इसको पुश करने की कोशिश करती हैं। ये क्या जो अब आपने बताया कि ये तीसरी घटना थी जो कल हुई है, जब बोइंग की ही सेम फ्लाइट्स को जो है इस तरीके से वापस ले जाके वो किसी तरीके से वो समहाउ लैंड कराया है। और सबसे बड़ी बात जो आपने वहां वाली बात बताई, जो जनवरी में घटना हुई थी, उसकी तो कहानी ही छिपा ली गई इससे, मतलब कि 29,000 हाइट से 9,000 तक जो है वो फ्री फॉल हो रहा था प्लेन का। और उसके बाद इनकी यहाँ घटनाओं की ऐसी कोई कमी नहीं है। एक फिल्म है सली करके, टॉम हैंक्स उसमें है, तो उसमें भी ये दिखाया गया कि ये, और भाई वहां तो वीरता की कहानियां दिखाई जाती हैं। तो वहां वो पायलट होते हैं और बर्ड हिट करता है, तो न्यूयॉर्क के एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट, हीथ्रो जो दूसरा वाला है, उसके बीच में जाने का समय नहीं होता, तो हडसन नदी में उतार देते हैं और सारे लोग को बचा लिया जाता है। तो वह भी एक घटना हुई थी, ठीक है। पर ये अपनी घटनाओं को भी हीरो की तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि हमने बचा लिया। पर सबसे मुख्य मुद्दा जो है कि जो इस फ्लाइट का टेक्निकल फेलियर है, दोनों इंजन एक साथ फेल। तीसरा, जो लैंडिंग गियर जो दिख रहा है कि लैंडिंग गियर, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, पर जो दिख रहा है मैं उसके आधार पर कह रहा हूं, जो वीडियो में दिख रहा है कि लैंडिंग गियर पूरी तरीके से अंदर न जा रहा है, वो जाम हो गया है। और वही बात, सबसे बड़ी बात कि फ्लाइट टेक ऑफ होते ही इंजन कैसे फेल हो जाएगा। कोई बर्ड हिट का भी नहीं है सीन उसमें कि बर्ड हिट होता है या इस तरीके से कई सारी चीजें होती है, उसका भी कोई, उसकी भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, वह भी यहाँ पर उसकी भी उसकी बर्ड हिट की बात खारिज कर दी गई है कि वैसा कुछ था नहीं। फ्लाइट टेक ऑफ करती दोनों इंजन कैसे फेल हो जाते हैं? डबल इंजन था, तो इसका मतलब है कि आपको एक इंजन फेल होता है तो दूसरा आपको सपोर्ट करने के लिए, या जो आप कह रहे हैं कि समय देने के लिए रहता है। और कुछ इलेक्ट्रिकल फेलियर्स या कुछ इस तरीके की बातें भी आ रही हैं शायद, समझे भाई? जी, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल फेलियर अगर बोइंग के इस जहाज में होता है ना, तो वो इलेक्ट्रिकल फेलियर रिजल्ट्स इन द फेलियर ऑफ इंजन्स। बहुत सारे इंजन के कंपोनेंट्स है जो इलेक्ट्रिसिटी से रन करते हैं, और वो कंपोनेंट जब इलेक्ट्रिकल फेल होता है और वो कंपोनेंट फेल होते हैं तो इंजन फेल हो जाता है। यही लागोस वाले फ्लाइट के कंडीशन में हुआ था कि मिड एयर 38,000 फीट पे जाकर के एक धमाके की आवाज सुनाई दी, और वो धमाके की आवाज उन्होंने वो ही थी, इंजन बंद हो गया था। वो जब एक केस और भी था रंजय भाई, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक केस और था कि बोइंग की इन तमाम खामियों को बताने वाला एक इंसान था, विसल ब्लोअर। उसके साथ क्या हुआ, यह अभी बीच में आया है कि वह बोइंग को बकायदा बोइंग के अंदर काम करता था और तमाम खामियों को बकायदा टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचा रहा था इन बातों को। जी जी,
तो क्या है कि हम वापिस उसी पे आते हैं कि जैसे वो मिड एयर प्रॉब्लम आया, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आया, तो जो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम बताया जा रहा है, अगर दर्शकों को याद हो कि कई महीनों तक बोइंग के जो जहाज थे वो ग्राउंडेड थे, और बोइंग ने खुद एक्सेप्ट किया था कि दे हैड प्रॉब्लम विद द लिथियम बैटरी विच दे हैड न्यूली इंस्टॉल्ड इन ड्रीम लाइनर्स। और ड्रीम लाइनर का ही ये प्रॉब्लम आया था जापान एयरलाइंस में, ड्रीम लाइनर का ही प्रॉब्लम आया था ऑन भी 2-3 एयरलाइंस में। और जब जापान एयरलाइंस में प्रॉब्लम आया तो जापान एयरलाइंस ने लगभग 7 महीने के लिए सारे ड्रीम लाइनर को ग्राउंड कर दिया था, उन्होंने उड़ाया नहीं था। फिर उन्होंने कुछ बैटरी चेंज किए या क्या क्या किया था, सब कुछ करने के बाद उसको वापिस एयर में ले आए थे। दूसरी चीज एक और मैं बताता हूं कि जो जब से ये डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, मैं इसकी बात बता रहा हूं, मैं डोनाल्ड ट्रंप को इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन लोगों का माइंड फ्रेश रहे, तब से अमेरिका में 3 एयर क्रैश हो चुके हैं। जनवरी से एयर लेकर कनाडा, अभी तक 5 महीने के अंदर। जी एयर कनाडा गिरी है। और जो इनकी अमेरिका की जो अपनी एयरलाइंस है, डेल्टा या कौन सी जो एक एयरलाइन है, वो तीन क्रैश अमेरिका में जो है वो अभी हो चुके हैं, जब से ये इसी समय पे हुआ है। और जो क्रैशेज हैं इनकी जो गिनती है यूएस के प्लेन से गिरने की, अगर वर्ल्ड में आप अगर लोग काउंट करेंगे कि प्लेन क्रैशेस कितने हुए, क्या हुए हैं, तो हमारे देश में प्लेन क्रैश और इस रीजन का प्लेन क्रैश इज इज वेरी मच लोअर देन यूएस कंट्री अलोन, जितना यूएस के साथ में हुआ है। आप देखेंगे तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कोई साल ऐसा नहीं गया है जिसमें से एक एक दो इनके क्रैश नहीं हुए हों। तो तो भाई पायलट तो उनके ही थे ना, वहां थोड़ी इंडियन पायलट जाके उड़ा रहा था, वही थे इनके वही गोरी चमड़ी वाले गोरे पायलट थे हैं। तो तो हम लोग अगर ध्यान देते हैं तो ये उनका एक रिवाज रहा है। और हमारे देश में ऐसे दलाल लोग हैं, राजदीप सरदेसाई और अन्य जैसे, जो कि व्हाइट के पीछे में एकदम बिल्कुल फ्लैट पड़े हैं। और मैंने तो बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैं इन लोग में काम किया हुआ हूं कि यस दे आर सर्टेनली वेरी गुड इन मेनी मेनी थिंग्स, बट ऐसा भी नहीं है कि दे आर गुड इन एवरीथिंग एंड वी आर नॉट गुड इन एवरीथिंग, तो ऐसा भी नहीं है। तो हमको जो है ये जो टेक्निकल जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, पूरे वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, बोइंग के लोग आए हुए हैं, हमारी अपनी एक एक्सपर्ट टीम है जो डिजास्टर मैनेजमेंट और ये सब देखती है, प्लस हमारे जो एविएशन एक्सपर्ट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के एक्सपर्ट्स हैं, ये अभी ब्लैक बॉक्स जो मिला है उसका एनालाइज करेंगे, और ब्लैक बॉक्स तो अपने आप ही सारा का सारा इंफॉर्मेशन दे देगा। और उसमें और हाँ, कोरिलेट करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि जो लागोस की फ्लाइट में जो लोगों ने बताया कि पहले धड़ाम की आवाज आई, फिर लाइट ब्लिंकी और फिर इसके बाद प्लेन गिरने लग गया, जो हमारे लोन सर्वाइवर रमेश जी हैं उनका बयान भी यही आया है कि उन्होंने बड़ी तेज से धड़ाम की आवाज सुनाई दी और लाइट फ्लिकर करने लगी और प्लेन गिर गया, और जहां गिरा उसके जब गिरने के साथ ही उनका खुल गया और वो बाहर गिर गए और उठ के चले गए, विच इज मिरेकल। जो कि 11 पे बैठा, वो पहले भी 11 की सीट पे एक मिरेकल हो चुका है। 30,000 के फुट से प्लेन गिरने के बाद में भी लोन सर्वाइवर है, तो उसमें आप लोग ये नहीं कह सकते कि कुछ है। लेकिन उन्होंने ये बयान दिया है कि प्लेन में से एक धड़ाम की आवाज आई थी और धड़ाम की आवाज आने के बाद में लाइट फ्लिकरिंग की थी और लाइट फ्लिकरिंग करने के बाद में एकदम से प्लेन नीचे आ गया था। तो ये चीज आप लागोस के इंसिडेंट के साथ पूरी तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं जी। सेम कंपनी, सिमिलर सेम एयरक्राफ्ट, कंपनी, सेम प्लेन, सेम एयरक्राफ्ट, सेम बैच, सिमिलर यस बैच जो कहा जाता है। यस। और अक्सर कई बार क्या होता है, जब बड़ी ऑटोमोबाइल की कंपनीज होती हैं, अगर उनकी एक गाड़ी में कोई ऐसा फॉल्ट आता है, तो कई बार आपने सुना होगा कि वो पूरा कॉल बैक कर लेते हैं, पूरा बैच ही। ये अगर किसी के क्लच या किसी के गियर, या वो एक होता है कि अगर एक स्नैग आ गया तो उस बैच में जो प्रोसेस से वो गाड़ियां बनी है पूरी की पूरी कॉल बैक की जाती है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंस विद एयरलाइंस। इस समय ड्रीम लाइनर में अगर ऐसा हुआ है तो जो जितने भी ड्रीम लाइनर उड़ रहे हैं उनकी क्या कंडीशन है, इंडिविजुअल, वैसे भी हर प्लेन इंडिविजुअल भी होता है, उसके अपनी ऑपरेशन मेंटेनेंस सिस्टम्स भी होते हैं, और बाकायदा हर फ्लाइट जो है लैंड होने के बाद बाकायदा चेक की जाती है, टेस्ट की जाती है उसके। अब ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, पूरी दुनिया में चल रहा है, और इस पर बस ये कह सकते हैं कि ये जो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है,
कि कौन और हर घटना को, हर दुर्घटना को थोपा जाने लगता है कि यह एक भारतीय का फॉल्ट है अपने आप को बचाने के लिए, यह गलत है। निष्पक्ष जांच हो, सारी इंफॉर्मेशन आए, बहुत सारे एनालिस्ट अपनी अपनी जानकारी दें, एक कॉमन बात निकल कर आए कि क्या समस्या रही थी, तो बात हो है। पर ये इतनी ओछी और इतनी क्षुद्र बात कर देना कि पायलट से गलती से हो गया, हाँ, क्योंकि मतलब पायलट तो दिस इज अवेलेबल नहीं है इनसेन। ना, अपना अपना केस अपना चीज बताने के लिए, तो पायलट अवेलेबल नहीं है। जिस जगह पे पायलट अवेलेबल था लागोस के इंसिडेंट में और ये ब्रिटिश एयरलाइन के इंसिडेंट में, जो पायलट अवेलेबल था, तो ये तो इनके अपने गोरे पायलट हैं। और बहुत सारे इन लोगों ने चीजों को, हालांकि हम सब गोरे पे इल्जाम भी नहीं लगा रहे हैं, उसी में जो कैप्टन स्टीव है वो बड़े खुल के आए हैं, उन्होंने खुल करके बात किया है कि भाई ये तो। लेकिन क्या होता है कि बोइंग एक बड़ी कंपनी है और इनका इतिहास रहा है, और जो जिस तरह से वो जो विसल ब्लोअर थे उन्होंने बताया था कि कितना कॉम्प्रोमाइज किया है बोइंग ने पैसों अपना इसके फिटिंग्स में, मेनली उन्होंने फिटिंग्स में जो बोले हैं कि फिटिंग्स में और अंडर क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करने में बोइंग ने कितना कॉम्प्रोमाइज किया है, तो इस चीज को अपने नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ट्रू। तो दोस्तों इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। संजय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी भी एक एनालिसिस हमारे सामने रखी और दो चार जगह से जितने जहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन ला सकते हैं, और जो आपने जो लोगों को कोट किया है, सृजनपाल सिंह जी हैं, कैप्टन स्टीव हैं, मैं दर्शकों से कहूंगा आप भी अपनी इन लोगों की रिपोर्ट्स देखें कि आखिर क्या कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, क्योंकि ये हम सबकी सुरक्षा, फिर वही बात जो पहलगाम के समय था कि वो हम ही आप थे जो वहां मरे थे, और ये एयर फ्लाइट में भी हम ही आप हैं जिनकी डेथ हुई। तो इस पर जो है नो कॉम्प्रोमाइज का सीन, अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या जरूरत निकल के आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना, और आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और रंजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हर को वीडियो लाइक करें, नमस्कार, शेयर करें, धन्यवाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।